कि हमने जिस साल का एक्सपेंस, जिस साल का प्रॉफिट निकालना है, मतलब 2023 का, तो 2023 के सारे इनकम और एक्सपेंसेस लिख लेंगे और उनको आपस में मैच कर लेंगे। प्रॉफिट आ रही है 2024 का, तो 2024 के इनकम और एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, सही हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व कराएं तो इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे मिले चाहे ना मिले, तो अप्रूवल कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह एक्सपेंसेस के साथ वेदर पेड और नॉट, तो इसलिए ना कोई खास फर्क नहीं करते दोनों में, तो दोनों को तकरीबन एक ही समझा जाता है कि जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल के सारे इनकम रिकॉर्ड कर लें, उस साल के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें और उनको मैच करें। 2025 को 2024 से मैच नहीं करेंगे। 2024 का प्रॉफिट निकालना है तो एक्सपेंसेस भी 2024 के, इनकम भी 2024। इसी तरह 2025 का निकालना है तो इनकम एक्सपेंसेस दोनों 2025 के। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो टेक्निकल छोटा सा एक फर्क है बस, कि उसमें हम कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं और इसमें कहते हैं कि सेम पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करें। इसीलिए मैचिंग कहते हैं, एक ही चीज़ है, तो तकरीबन एक ही चीज़ है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब आता है प्रूडेंस, और जरा आसान करके वाइज। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, वाइजनेस क्या है, अक्लमंदी क्या है? एक्सपेक्टेड लॉसेस should be accounted for immediately. And expected gains should not be accounted for unless these are confirmed, these are certain. जब कंफर्म हो जाए, जब सर्टन हो जाए, फिर रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड है, लॉस क्या होता है? एक्सपेंस। लॉसेस आर नोन एज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर नोन एज लॉसेस। ओके, ये बात पहले भी की हमने कि एक्सपेंसेस को लॉस कहते हैं, लॉसेस को एक्सपेंस कहते हैं। तो हमारा कोई लॉस है उसको फौरन रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर कोई गेन होना है तो उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस वो कंफर्म हो जाए। और इसकी एग्जांपल हमने एक की थी ICAP, एग्जांपल नंबर 2 पेज 53 क्लास में करवाई थी आपको, जिसके 4 सिनेरियो थे। चेक करें, हमने की थी ये डिस्काउंट अलाउड वाली एग्जांपल, जिसमें एक्सपेक्टेड था, देखिए जरा क्लियर, आई एम नॉट मिस्टेकन, क्या हमने लिखा था, उसके 4 पार्ट थे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेक्टेड है, नहीं एक्सपेक्टेड है, बाद में क्या हुआ, उसके 4 डिफरेंट सिनेरियो थे। इसको घुमाओ, हाँ जी, ये एग्जांपल चेक कर करवाई थी। थोड़ा सा स्लो करते हैं, हाँ जी, चेक करने की एग्जांपल की थी हमने, और उसमें था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसी वक्त सेल को नेट कर दिया। ये था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सपेक्टेड है तो उसको उसी वक्त सेल को नेट कर दें। आप समझिए कि हो गया, क्योंकि नुकसान है, पैसे नहीं मिलने, तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने लगाएंगे। जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमें पता भी हो कि होना है, तो हम उसको कभी भी पहले दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जांपल 2 है ना, पेज 53, उसके कोई 2 पेजेस छोड़ के डिस्काउंट रिसीव्ड की भी एग्जांपल है, उसमें एक्सपेक्टेड भी है तो हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो गेन है। तो जब कंफर्म होगा तब करेंगे, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ये
तो सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में दिया था कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट सीट तो कभी भी पहले दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे चाहे वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, बात ये 3 कॉन्सेप्ट लिख लें, बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे कॉन्सेप्ट। और चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। Expected losses should be accounted for immediately, and expected gains should not be accounted for unless need are certain. एग्जाम्पल नंबर 2 कराई थी, वो की हुई है आपने, आपके पास है तो कर लीजिएगा, तो फिर समझ आ जाएगा। उसमें किया था, आगे भी करेंगे और जगह पे भी अप्लाई होगा, फिर वहाँ पे बता रहा हूँ। तो पॉइंट इतना है कि अगर कोई लॉस होना है हमारा तो हम उसको अभी लिख लें जो एक्सपेक्टेड है, और अगर हमें पता है कोई इनकम होनी है तो उसको ना लिखें अनलेस के कोई लॉस हो जाएगा। ये पॉइंट है। तो वो इस पर मैंने उस एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया है जो हमने की थी कि डिस्काउंट अलाउड था, तो हमने सेल को पहले दिन ही माइनस कर दिया। एग्जाम्पल का सी और डी सिनेरियो था, उसको जाकर दोबारा देख लीजिएगा। सर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर बता दें। अगर 2024 के प्रॉफिट निकालना है तो 2024 का इनकम और एक्सपेंस आपस में मैच करेंगे। 2023 के एक्सपेंस नहीं होंगे, 2025 के नहीं होंगे। जिस साल का प्रॉफिट लॉस निकालना है उसी साल के इनकम और एक्सपेंसेस लेंगे और उनको आपस में मैच कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड, एंड की बजाय उसको सेम कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड आज मैच विद ईच अदर। ये नहीं होगा 2024 की इनकम ले लें, 2023 के खर्चे ले लें और उनको मैच कर लें, तो गलत हो जाएगा। तो जिस साल की इनकम उसी साल के एक्सपेंसेस, जिस साल का प्रॉफिट निकालना है उसी साल के इनकम और एक्सपेंसेस लिखेंगे और उनको आपस में उनका मैच करा देंगे। जेड़ा जीत गया, इनकम जीत गई तो प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंसेस जीत गया तो लॉस आ गया। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड। जी, अगर 2024 का प्रॉफिट निकालना है तो 2024 की एक्सपेंसेस 2024 की इनकम, ये मतलब है। 2023 का निकालना है तो 2023 के ही एक्सपेंसेस 2023 की ही इनकम, 2020 का तो 2020 के एक्सपेंसेस 2020 की इनकम। चैप्टर नंबर 5 है बैड एंड डाउनफॉल डेट्स। यहाँ पे डेट से क्या होगा? डेटर्स। एक्सपेक्टेड क्या? डेटर्स, बैड एंड डाउनफॉल डेट्स। सर नहीं दूसरे की बात है। सर लिख रहे हैं। काफी देर होगी जिससे मैंने सर पहले समझ रहे थे। हाँ, आप इसलिए नहीं लिखा कि आप मोबाइल यूज़ कर रही थी, उन्होंने इसलिए मैं लिखा सुन कि रही थी। वो डेट आ रही थी। सुनने की बात नहीं है, और वो डेटा ही इसलिए उन्होंने लिखा, समझ आती बात। नोट कर चलिए सर कर सी सर वेटिंग।
बता दें सर नीचे से आगे टू से आगे सेक्शन मैचिंग प्रोसेस में लास्ट वाली लाइन पे नीचे तक को भरा ही जाएगा कैलकुलेट चलिए बाकी बाद में क्या देंगे आगे बात करते हैं बैड डेट्स क्या होते हैं बैड डेट्स क्या होते हैं ऐसा कर जो वापस ना मिले हाँ जी बैड डेट्स होते हैं डेटर्स became bankrupt जो bankrupt हो जाए डेटर्स not recovered जो रिकवर ना हो bankrupt हो गए छोड़ गए पैसे नहीं दिए रिकवर नहीं कर पाए हम पीछे 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 निकल पीछे जब किसी डेटर से पैसे ना मिले तो हम उसको फौरन पेमेंट नहीं करते करने को एफर्ट करते हैं हमारी दोगुनी हो जाती है लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारी सारी मैं जब जब आदमी यही वाली बात होती तो डेटर नहीं है तो फिर हम उसको बैड डेट्स कहते हैं बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की पहले भी की हमने बैड डेट्स डेबिट होते हैं और डेटर्स मुझे तो देने भाई क्या है हमारा एक्सपेंस है लॉस हो गया एक्सपेंस बढ़ गया और ये एसेट इंक्रीज हो गई ये एंट्री हम करते हैं ये एंट्री पहले भी की हुई है हमने पहले भी इस बात में आई थी कि बैड डेट्स हो गए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हमने क्या किया किताबों से डेटर को ख़त्म कर दिया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि हमने डेटर को किताबों से ख़त्म कर दिया ज़ाहिर है जब क्रेडिट कर दिया तो डेटर ख़त्म हो जाएगा और ये मैंने बताया कि हम ड्यू डेट आ गई उससे पैसे लेंगे तो हम फ़ौरन नहीं एंट्री करते हम पहले एफर्ट करते हैं उससे पैसे भेजते हैं कॉल शॉल करते हैं बंदे भेजते हैं खुद उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जब वो बंदा हाथ ना आए गायब हो जाए हमें पता हो जाए कि होम तक कन्फर्म हो गया कि पैसे डूब गए तो फिर हम ये एंट्री पास कर देते हैं हमने ये हटा दें दोबारा साल 2 साल बाद बंदा हाथ आ गया बंदा गायब हो गया था इशारे पे गड्डी रोकी हमने तो देखा बंदा खड़ा मोटरसाइकिल पे या गड्डी पे हमने उसको ला लिया चलिया करवा के ऐसे ऐसे हाँ तो 5,000 रुपये नहीं देता नहीं जब मोटरसाइकिल खोलेंगे तो 5,000 रुपये काट के दे दे पैसे मिल सकते हैं तो बाद में कभी भी हाथ आ सकता है आप ना भी परसू करें बंदे को ख्याल आ जाए कि आखिरत में अल्लाह को हिसाब देना वो मुश्किल है तो हिसाब है तुम्हारा करिए और वो पैसे देने आ जाए और आ भी जाते हैं लोग कहते हैं ये हालात हो गए थे इसलिए मैं गायब हो गया अब मेरे हालात ठीक हुए हैं या आपके पैसे पकड़े हैं लोग ऐसे करते हैं दे देते हैं तो अगर बाद में रिकवर हो जाए तो फिर फाइन हर एक अपने नाल दा नहीं दे समझी जा होंदा ना सर पैसे लेके भाजी गए सर जी 1990 का अगर 5 रुपया गायब हो जाए जी 1990 का 5 रुपया अगर कर्ज उड़ा देना हाँ टाइम वैल्यू 1990 का 500 रुपये लेके वो गायब हो जाए और 2025 में 500 रुपया देने आ जाए तो देखिए ना फिर सेटलमेंट होगी बातचीत होगी कि भाई तू देख हमने साल पुरानी की गल उदो 500 रुपये तोले सोना होता सी हुण 4.5 लाख हो गया तो 4.5 लाख दे हो गया चलो ना टोकर मैं भी नहीं देता तो जो हथ आ जो कहते ना भागते चोर की जुल्म रोटी सही तो चलो बंदा कहता यार 500 रुपये मिला तो कोई गल नहीं अच्छा जी लेकिन वैसे इतने साल नहीं होते कि आपने को 25 साल बाद आ जाए खैर तो असल में ना अकाउंटिंग में ये याद रखें हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये अमाउंट इतनी क्यों है सुनिए तो प्लीज ये अमाउंट इतनी क्यों है ये डिस्काउंट इतना क्यों है ये रेंट इतना क्यों है ये नहीं है हमारा प्रॉब्लम हमारा सिर्फ मसला इतना है कि एक ट्रांजेक्शन हुई हमने उसको रिकॉर्ड करना है तो अकाउंटिंग क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन उससे पहले डिसीजन उससे पहले होते हैं वो इस सब्जेक्ट में नहीं है उसके लिए और सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे
कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि अकाउंटिंग में जो हुआ उसको हमने रिकॉर्ड करना है, वो गलत हुआ सही हुआ वो हमारा मसला नहीं। तो इसलिए हम सोचें कि उन्हें 500 रुपये 1990 से देता था, हम 35 साल बाद देना आ जाए, ठीक है। तो बात आपकी ठीक है, टाइम वैल्यू बनी है, तो मसला तो हो जाएगा। तो जब बैटर से कवर हो जाए बाद में तो फिर क्या करेंगे एंट्री? अच्छा, अब ये एंट्री हो चुकी है, डाटर किताबों में है नहीं, डाटर किताबों से उड़ गया होगा, डाटर आप किताबों में नहीं है, तो फिर एंट्री क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? कैश। पैसे मिल गए, कैश डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? बैटर्स क्रेडिट। यहाँ पे बैटर्स एक्सपेंस था, तो यहाँ पे बैटर्स क्या होगा? इनकम हो जाएगी। जिस साल में हमने ये एंट्री की हम दिखाएंगे लॉस हो गया बैटर्स, और ये जो एंट्री की तो हम उसमें लिखेंगे बैटर्स रिकवर्ड, इनकम होगी। ठीक है, तो इसको बैटर्स कह दें या बैटर्स रिकवर्ड कह दें, एक ही बात। तो ये दो एंट्रीज हैं आज जो हम पढ़ रहे हैं, बैटर्स डेबिट, डेबिट्स क्रेडिट। ये तो पुरानी एंट्री है, लेकिन हमने दोबारा डिस्कस कर लिया कि लॉस होगा तो बैटर्स डेबिट और डेटर खत्म कर दिए। बाद में अगर लेटर ऑन वो रिकवर हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैटर्स रिकवर्ड। तो ये बंदा हमने पहले उड़ा दिया हुआ किताबों में से, तो अब डेटर तो है ही नहीं, तो हम कैश डेबिट करेंगे और बैटर्स क्रेडिट कर देंगे। ये वाली एंट्री पास पेज नंबर है 220, पेज है 220। लिखा हुआ है गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। गुड डेट्स क्या है? जो पैसे हमें दे देंगे, टाइम पे दे देंगे, वो गुड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? वो पैसे नहीं देते, रुक जाते हैं, ठीक है। गुड डेट्स आप कह रहे हैं अच्छे अंडे और बैड डेट्स गंदे अंडे निकल। जब हम माल बेचते हैं तब तो यही सोचते हैं ना कि सारे डेटर्स पैसे दे देंगे, और बाद में इत्तेफाक से कुछ लोग पैसे नहीं देते। अगर हम पहले से पता हो कि ये बंदे ने पैसे नहीं देने तो उसको कभी माल बेचेंगे? फिर उसको बेचेंगे नहीं। तो जब हम बेचते हैं तब हमें यही होता है कि पैसे मिल जाएंगे, बाद में फिर किसी वजह से वो पैसे नहीं दे पाता। ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स आर यूजुअली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सबसे पहले कस्टमर उसको क्रेडिट से किया, फिर उसके बाद वो रिसीवेबल बन गया, फिर उससे पैसे कलेक्ट हो गए। However, some of the debts might never be collected or may prove difficult to be collected. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, तो आप बता देंगे क्या एंट्री होती है? डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है। अगर सेल रिटर्न हो जाए तो एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट और डेबिटर क्रेडिट। ये सारी पुरानी एंट्रीज हैं जो ऑलरेडी हमने की हुई हैं, सिर्फ ये एक नई एंट्री की अभी तक हमने। पैसे कलेक्ट होते हैं कैश डेबिट, कैश या बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। शाबाश। और अगर डिस्काउंट दे दें डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डेबिटर क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री सूरत में होती है अगर पहले से रिकॉर्ड ना किया हो। अगर हमने पहले ही नेट कर दिया हो तो ये एंट्री की जरूरत नहीं होती, नेट पैसे आते हैं। अच्छा नहीं चिपकता। 1.1 में लिखा गुड डेट्स। पहले ये जरा मैं पढ़ दूं, इसको सुन लें, इसके बाद एंट्रीज लिख लीजिएगा, ठीक है। इट इज एन अमाउंट ओड बाय अ कस्टमर
that the business believes it will have no difficulty in collecting from the customer. Customer से collect करने में कोई मसला नहीं होगा. For example, secured receivables, ऐसे डेटर्स भी होते हैं जिनसे गारंटीज लेकर रखी होती है, वो भाग ही नहीं सकते. ठीक है, उनसे हमने कोई उनसे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रखे हैं ये दे के भी को भाग जाते हैं. हाँ गारंटी जैसा आप कह रहे हैं ना, दे दिए तो वो भागते नहीं है. सिक्योरिटी. सर तो अगर वो दे के भी भाग जाते हैं. सिक्योरिटी क्या होगी? हमने उससे कोई गोल्ड लेके रख लिया. सिक्योरिटी क्या होगी? उसके जो बिल्डिंग के कागजात अपने पास रख लिए, तो अब तो नहीं ना भाग सकता, तो वो गुड है. ठीक है. या ये होता है कि उसकी गारंटी किसी ने दी हो तो वो भाग भी जाए, जो गारंटर होता है उसको पैसे दे देता है, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, हमें तो पैसे चाहिए. Remaining balance of receivable for which specific allowance has been made and contra receivable and payable. Contra क्या होता है? Settlement. क्या एंट्री होती है उसकी? कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री. अब देखिए हमने अभी तक जो है वो कितनी एंट्रीज की हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं करने लगे. एक एंट्री नहीं है, 6 पुरानी. तो अकाउंटिंग में ना जो आपने शुरू में पढ़ा हुआ है ना, वो सारा आगे काम है. बस उसकी तरफ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, थोड़ी सी चीज़ें जहन में हो, और उसका सिर्फ एक तरीका होता है कि आप बैठें, सोचें, जहन में चीज़ों को बिठाएं. एक होता है डरते रहना, काम ना करना. दूसरा ये था उसको पकड़ लेना और जो है वो काम करना. नहीं नोट कर लेंगे एंट्रीज. तो कॉन्ट्रा की एंट्री भी मैंने कर ली, तो 7 में से एक एंट्री नहीं है, बाकी सारी पुरानी है. खैर नोट कर लेंगे. अब एक दफ़ा फिर आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं, फिर से चलते हैं. Remaining balance of receivable for which specific allowance has been बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे. ये भी करवा बोले